नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ हैं कौस्तुभ ढेका साहब, जो कि यहाँ प्रोफेसर हैं और यहाँ की राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन हो रहा है और जो ख़ास तौर पर पहले दौर का इलेक्शन है, 27 तारीख को पोलिंग है ऊपरी असम के क्षेत्रों में, वहाँ क्या दिख रहा है, क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन होगा या बीजेपी पूरी तरह से जो उसने अपनी एक हिंदुत्ववादी राजनीति की कोशिश की है वो कामयाब होती दिख रही है, विकास के नाम पर जो उसने कुछ करने की कोशिश की है उसका असर दिख रहा है। तो आइए बात करते हैं। कौस्तुभ साहब, क्या लग रहा है आपको? अभी तक मैंने जिनसे बात की है सबको लग रहा है कि मुकाबला कड़ा हो गया है और बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज भी है। आपका क्या असेसमेंट है? मेरा असेसमेंट भी लगभग उसी लाइन पे होगा। बीजेपी का जैसे पहले ऐसे प्रोजेक्शन था कि बहुत काफ़ी एक हिसाब से लैंडस्लाइड जैसा ही होगा कि ऑफ लेट, लेकिन ऐसा भी है कि बाकी पार्टी ने भी कंसोलिडेट थोड़ा बहुत कर लिया है और वोट भी अभी फ्रैगमेंट होगा जैसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे मानना है कि एडवांटेज तो अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी की साइड में ही है, लेकिन उतना ब्लैक एंड वाइट जैसा वर्डिक्ट भी शायद होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको जैसे पता है 2-3 फेज़ में इलेक्शन होगा। अभी फर्स्ट फेज़ का अभी है यहाँ पे अपर असम में। उस पे ये पहले माना गया था कि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड एक तरह का बेस्टियन जैसा है माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पे भी अभी जो अलायंसेस 2-3 तरह का अलग अलग अलायंसेस हुआ है, उससे हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा उससे इम्पैक्ट पड़े बीजेपी के ऊपर। ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और AIUDF का और उसके साथ दूसरी लेफ्ट पार्टीज़ भी आ गई हैं, उसने पूरा जो समीकरण है, इक्वेशन है, सारे बदल डाले हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो पिछली बार लोअर असम में या बराक वैली में कुछ सीटें हासिल की थी, अब वो खतरे में पड़ गई हैं और इधर भी आप कह रहे हैं कि पिछली बार जैसी स्थिति नहीं है, तो ये कोई फ़ोटो फिनिश की तरफ बढ़ रहा है असम? फोटो फिनिश तो नहीं है, ऐसा बोला फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट जैसा कुछ हो सकता है। और इस सिनेरियो में पोस्ट पोल अलायंसेज और पोस्ट पोल जो भी कैलकुलेशन होगा उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है उस हिसाब से। और अपर असम में जैसे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अलायंस, लेकिन काफ़ी लोकलाइज्ड फैक्टर्स जो पहले शायद हमने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। अभी जैसे अपोजिशन पार्टी ने जितना मतलब एक तरह का स्ट्रॉन्ग कैंपेन शुरू किया है, उससे हो सकता है कि काफ़ी अलग अलग जगह पे लोकलाइज्ड फैक्टर के बेस्ड में वोटर्स का वर्डिक्ट थोड़ा चेंज हो सकता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अलायंस। अलग अलग डेवलपमेंट बोलो के भी ग्रीवांसेस जो है, बाकी एक्सपेक्टेशंस जो फुलफिल नहीं हुआ है, कोई डिमांड जो लोगों को लग रहा था कि पिछले 5 साल में फुलफिल होगा और अभी हुआ नहीं, तो उस फैक्टर्स से भी अभी ओपोजिशन का कैंपेनिंग का भी एक असर उस पर पड़ सकता है। और ऑफ कोर्स CAA का जितना एक्सपेक्टेशन था कि CAA विल बी ए डिसाइसिव फैक्टर, लेकिन शायद CAA इलेक्टोरली इतना ट्रांसलेट होगा नहीं एज ए फैक्टर, लिमिटेड इम्पैक्ट उसका होगा। मुझे जो मैंने यूथ से बात की उनमें ज़रूर गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है CAA का। तो ये जो ऊपरी असम का इलाका है, क्या आपको लगता है कि नौजवान दूसरे अलायंस की तरफ बढ़ेंगे, या चूंकि दूसरा अलायंस भी उनके लिए CAA और जो बांग्लादेशी के मामले में उनकी भी जो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो वोट कहाँ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडियन इलेक्शन में पहले ही इंडिया के डिबेट ये है कि यूथ वोट का कितना इम्पैक्ट है, व्हाट इज़ यूथ वोट। क्योंकि यूथ वोट का असेसमेंट ऐसा है कि यूथ वोट का सिंबॉलिक प्रेजेंस ज़्यादा होता है इलेक्टोरल प्रेजेंस के कंपैरिजन में। इट इज़ मोर लाइक ए सिंबॉलिक स्टेटमेंट, लेकिन इलेक्टोरली उसका वर्डिक्ट के ऊपर कितना असर होगा, दैट्स ए मैटर ऑफ डिबेट। मतलब ये यूथ वोट क्योंकि वो भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगा इवेंचुअली, अलग अलग रीजन वाइज और कम्युनिटी वाइज उसका फ्रेगमेंटेशन भी आएगा। और काफ़ी ये भी है कि यूथ में जो वोटिंग एपैथी होता है, वोटिंग एपैथी भी बहुत है। इफ़ यू सी द परसेंटेज ऑफ पोलिंग, यूथ पोलिंग हमेशा थोड़ा कम ही होता है एक्चुअली। काफ़ी सारे यूथ ऐसा भी होगा कि फाइनली दे विल नॉट गो टू वोट ओनली। और यहाँ पे भी वी हैव सीन बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा कि उनको लगेगा कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि एवरीवन इज़ करप्ट, सो वोट देने का कुछ फ़ायदा ही नहीं। सो ये एक उसका भी होता है यूथ वोट का। उसको बेसिकली बीजेपी ने परहैप्स ये सब एक्चुअली रीड किया है केयरफुली
और टारगेटेड जो इंटरवेंशन है अलग अलग कम्युनिटी को लेके काफ़ी सारे स्कीम्स जो लाया था, एक बेनिफिशियरी क्रिएट किया है आसाम में। दे आर होपिंग कि उससे काफ़ी रिटर्न्स मिलेंगे, काफ़ी डिविडेंड्स मिलेंगे। जो बेनिफिशियरी जो एक अलग अलग सेगमेंट्स के बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ आसाम में, तो दे आर होपिंग कि उससे काफ़ी रिटर्न्स मिलेंगे। बट आप एब्सोल्युटली सही है कि यूथ के ऊपर सीए, बिकॉज सीए उसमें यूथ इमोशनली और अदरवाइज भी काफ़ी इन्वेस्टेड थे उस टाइम पे। दे हैव सफर्ड ए लॉट इन द होल मूवमेंट ऑल्सो। सो उसको लेके दे आर ट्राइंग, जो दो पार्टीज अभी नया खुला है उनका सेंट्रल एजेंडा उसको इशू को लेके है, उसी से उभर गया है। नाउ दे आर ट्राइंग टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी सारी चीज़ें भी। दे आर होपिंग कि उसमें यूथ विल बी अ सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फैक्टर्स, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। इस ऊपरी असम में चाय बागानों का बहुत रोल है। पिछली बार बीजेपी ने अच्छी खासी जो कामयाबी उसको मिली थी उसमें चाय बागानों का रोल था। क्या इन 5 सालों में वहाँ कुछ बदला है? ख़ासतौर पर जब बीजेपी ने 351 रुपये मिनिमम वेज करने की बात की थी और वो नहीं किया है, और कांग्रेस ने 365 रुपये की बात कर दी, इसका क्या होगा? हाँ, चाय बागान का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी ऑफ लेट डिस्कशन और बाकी एनालिसिस आ रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में, चाय बागान को लेके थोड़ा स्पेकुलेशन है अभी लोगों में। इट्स नॉट वेरी क्लियर। पहले एक टाइम पे बीजेपी को शायद ये था कॉन्फिडेंस कि चाय बागान से ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी शायद चाय बागानों में भी ये फ्रेगमेंटेशन आ गया है कि दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ शिफ्टिंग। काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, जैसे भी मैंने बोला बागान को लेकर भी अलग अलग फैक्टर होगा, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस डिविजन्स है। देयर आल्सो नॉट ए होमोजेनस पूरा एक टी कम्युनिटी, उसका भी लोकल लेवल में अलग अलग फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं। तो उसको लेके भी डिससेटिस्फेक्शन है काफ़ी जगह पे। काफ़ी बागानों का लगता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ डेवलपमेंट का खास कुछ हुआ नहीं, उस टाइप का है। लेकिन ये जो ओवरऑल वेज को लेके एक और बाकी स्टेटस को लेके जो दो था मेन इशू उन लोगों का, वेज का डेफिनेटली कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया उससे इफेक्ट तो होगा, लेकिन शायद अगेन क्रेडिबिलिटी का भी उसमें इशू है कि कांग्रेस को कितना क्रेडिबिलिटी कितना मिलेगा, कितना भरोसा मिलेगा, और विनिबिलिटी ऑल्सो, परसेप्शन जो है कांग्रेस का, वो शायद वो जीतेगा, गवर्नमेंट फॉर्म करेगा कि नहीं, वो विनिंग परसेप्शन भी अभी लो है थोड़ा। मतलब सो उस हिसाब से अगेन ये बिल्कुल गेम चेंजर जैसा शायद नहीं होगा। 360 जो उसका प्रॉमिस जो था कंपेयर टू बीजेपी 250, वो माइट नॉट बी अ टर्निंग पॉइंट कि उसी को लेके पूरा टी कम्युनिटी डिफेक्ट करके कांग्रेस चला जाएगा। लेकिन कुछ तो एटलीस्ट अपोजिशन को अभी टॉकिंग पॉइंट्स कुछ मिला है, जिसके बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू ना अप्रोच, और टू लिमिटेड एक्सटेंट कुछ इन्फ्लुएंस भी उसके बेसिस पे किया है उस पर। ये एक स्पेकुलेशन इसको लेकर हो रहा है कि राइजोर दल और असम जातीय परिषद किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको क्या हासिल होगा? उनको बेसिक दे आर, एक तो दे हैव बीन ऑल्सो थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी दिया है उन लोगों ने। एक पॉइंट पे उन्होंने दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किया था, मतलब ऐसा मैसेज दिया था। अभी वेरी रिसेंटली अगेन राइजोर ने ओपनली जैसे भी हो बीजेपी को हराना है बोल के, मतलब मेन टारगेट इज बीजेपी, उस टाइप का स्टेटमेंट भी अभी दिया है। सो वोटर्स को भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट भी उससे जा रहा है कि उनका एक्चुअल पोजिशन है क्या। सो उसमें मतलब ये एक तो है कि फ्रेगमेंटेशन डेफिनेटली होगा। जो एंटी बीजेपी एक जो मतलब एंटी बीजेपी इन द सेंस एंटी बीजेपी एक ग्रैंड अलायंस का जो था, उसमें अभी फ्रेगमेंटेशन डेफिनेटली होगा। एक ये भी है कि ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का वोटर्स अभी राइजोर जाएगा, वो अलग अलग ही था पहले। लेकिन जो एक जिस वोटर का था कि जिससे भी हो बीजेपी को हराना है, उनको अभी शायद थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वो अभी 2-3 में बढ़ गया है। इफ़ नॉट बीजेपी नेक्स्ट क्या होगा, उसमें कन्फ्यूजन आ गया है। तो उस सिनेरियो में अगर ये कन्फ्यूजन में अलग अलग सब वोट बांट जाएगा, सो जो कंसोलिडेटेड रह जाएगा वो बीजेपी का, फिर से इनडायरेक्टली फिर से बीजेपी को ही बेनिफिट होगा उसमें। मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि AIUDF के साथ कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है उससे उसको फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर लोअर असम में तो होगा ही। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि उससे जुड़ने की वजह से बीजेपी को एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने का एक और मौका मिल गया है। बदरुद्दीन अजमल को टारगेट कर रही हो फर्स्ट नेमी बताते हुए। तो क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो बीजेपी का मेन एजेंडा है पूरी नेशनल लेवल पर, वो यहाँ पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, और असमीज वोटर क्या सोचता है इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के बारे में? वैसे वो हिंदुत्व का जो डेफिनेशन असम में है उसको थोड़ा
अलग से पैकेज किया है यहाँ पे। इट इज़ नॉट ए नीट बाइनरी ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसमें काफ़ी लोकल फैक्टर, स्पेशली लोकल आइडेंटिटीज़, स्मॉलर एथनिक आइडेंटिटीज़, वो सब भी उसी के अंदर एक्चुअली नेवे आ गया है वो। सो लोग कॉमन एसमीज वोटर, अगेन दैट इज़ अगेन डिफ़िकल्ट टू डिसाइड नाउ, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे लैंग्वेजेस काफ़ी है, एथनिक आइडेंटिटीज़, कल्चरल आइडेंटिटीज़ काफ़ी है, रिलीजियस तो है ही, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन है, हाउ पीपल विल लुक एट इट। सो वो सब लोग के बीजेपी ने जैसा यहाँ पे पोलराइजेशन का आप जो बोल रहे हैं, ये पोलराइजेशन के साथ साथ वो सब का भी दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लॉइट जितना भी अलग अलग फॉल्ट लाइंस और डिवाइसिव लाइंस सोसाइटी में है, सो उनको भी हाउ टू काइंड ऑफ यूज़ देम, और यू कैन नॉट से यूज़ एज इन हाउ टू एड्रेस देम, हाउ टू मेक इट वर्क। सो उसके भी काफ़ी केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने काम किया है। तो ये मतलब ये स्ट्रेट जो हिंदू मुस्लिम टाइप का, उस टाइप का बाइनरी और डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे भी डेफिनेटली दैट इश्यूज और उसका इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे आने लगा है, एंड देयर आर कंपेयर टू बिफोर, अभी आपको और मिलेगा ये मतलब दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का प्रेजेंस है अभी। लेकिन अभी भी यू कैन नॉट डू दैट एट द कॉस्ट ऑफ मतलब ये बाकी जो एथनिक डिविजन्स और एथनिक रिकग्निशन का जो पॉलिटिक्स है, एथनिक रिकग्निशन का पॉलिटिक्स का जगह पे यू कैन नॉट डू, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना के यू हैव टू फाइंड सम काइंड ऑफ ए कॉम्बाइंड फार्मूला। वो उन्होंने ये अपर असम में हो सकता है ये जो आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं वो की हो, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ हिंदुओं में डर पैदा करने के लिए मुग़ल राज आ जाएगा, बाबर का राज आ जाएगा, वो खेल वहाँ के लिए खेला गया हो। हाँ, वो डेफिनेटली असम के अंदर भी काफ़ी अलग अलग रियलिटीज़ है रीजन वाइज वहाँ पे, लेकिन जहाँ भी असम में भी आप जाओ वहाँ पे भी आपको कोई लोकल एथनिक कम्युनिटी ट्राइब तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, स्मॉल लेवल में भी हो। जैसे लोअर असम में बोरोज एक बड़ा सा ट्राइब हो गया, सो बोरो का ट्राइबल पोजीशन थोड़ा अलग है, मतलब हिंदू मुस्लिम इशू है वहाँ पे, लेकिन अगेन थर्ड इशू बहुत इंपॉर्टेंट ये है। फिर अब राभा इस एरियाज़ में राभा लोगों का इशू है, सेंट्रल असम में तिवा का। सो हर जगह पे एक लोकल अलग अनदर डायमेंशन होता ही है, मतलब अलोंग साइड दिस। और बाकी जो सेंट्रल एक नैरेटिव है जो सक्सेसफुली उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, जो डेवलपमेंट का नैरेटिव, दैट बेसिकली विजिबिलिटी, जो रोड और बाकी कंस्ट्रक्शन जो भी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम हुआ है, सो दे आर ऑल्सो डेफिनेटली ट्राइंग टू ऑलवेज ब्रिंग दैट इनटू लाइमलाइट कि जो भी हो लेकिन दे हैव डिलीवर्ड। सो द इमेज ऑफ डिलीवरिंग समथिंग, द इमेज ऑफ डूअर का जो इमेज है, तो दे हैव रियली काइंड ऑफ कैप्चर्ड दैट। सो उनसे भी उनका काफ़ी एक्सपेक्टेशन है दैट दोज वोटर्स हु विल ट्राई टू थिंक अबव एनीथिंग एल्स, तो उस टाइप का वोट शायद इस मतलब थ्रू इस डायमेंशन से आएगा कि बीजेपी ने विजिबिलिटी में मतलब विजिबल डेवलपमेंट्स कुछ किया है। माय लास्ट क्वेश्चन, 50-50, 55-45 और 60-40? आई थिंक अभी भी हायर रेंज में ही होगा मुझे लगता है, मतलब अबव 50 ही होगा। दैट इज माय असेसमेंट। बीजेपी बोल सकते हैं ऐसा, बट यू नेवर नो, डेमोक्रेसी में सरप्राइजेस भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यह लगता है अभी भी अबव 50 बीजेपी। माय लास्ट क्वेश्चन, क्या लग रहा है ये इलेक्शन असम की राजनीति को किस तरह से बदलेगा? एक तो डेफिनेटली है कि दिस इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसमें जो असमीज नेशनलिज्म का जो जातीयतावाद हम बोलते हैं यहाँ पे, जितना भी पुराना इश्यूज था, क्वेश्चंस था, उनको लेके एक ऑलमोस्ट एक मतलब लास्ट अटेम्प्ट टाइप का जो मोबिलाइजेशन हुआ है, इट्स लाइक ए लास्ट डिच बैटल। सो अगर इसमें एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया, जो डिसाइसिव वर्डिक्ट, ये एक बड़ा सा मैसेज होगा कि ये मतलब इस टाइप का बिकॉज ये इलेक्शन सीए का जितना इंटेंस एक मूवमेंट था, एनआरसी को लेकर बहुत मोबिलाइजेशन हुआ। हार गया तो क्या मैसेज निकलेगा? हाँ, तो अगर बीजेपी हार गया तो ये होगा जो भी मतलब वो हमिया जो नेशनलिज्म का जो भी इश्यूज था जो कंपोजिट लेवल में, उसको ये होगा कि बाय एंड लार्ज मतलब लोगों का उसमें सपोर्ट है, दैट इज़ द पॉलिटिक्स दैट इज़ रेलेवेंट एंड सूटेड फॉर दिस प्लेस। तो वो जाएगा। और इफ बीजेपी मैनेजेस इन ए वेरी सिग्निफिकेंट वे, नॉट थ्रू ए वेरी नैरो मार्जिन अलायंस बना के जैसे भी मतलब रैक टेक अलायंस टाइप का, नॉट थ्रू दैट, बट डिसाइसिव एक मतलब क्लियर वर्डिक्ट से अगर इफ दे विन, तो यही होगा दैट दिस इश्यूज दैट बीजेपी इज सेइंग इट जस्ट एक हैंडफुल लोगों का मतलब ये अर्बन काइंड ऑफ ए कैंपेन टाइप ऑफ ए प्रोपेगेंडा टाइप का था, एक्चुअली कॉमन मासेस को उसके कुछ लेना देना नहीं, ये थोड़ा एक तरह से प्रूफ हो जाएगा। शुक्रिया कौस्तुभ, धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर कौस्तुभ डेका जो कि बता रहे थे कि ये जो इलेक्शन है ये इसके जो नतीजे होंगे वो
असम की राजनीति को नए तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उसके संकेत बताएंगे कि जो असमिया जातीय जागृति है, जो सांस्कृतिक जागृति है, वो आगे किस तरह से बढ़ेगी और बीजेपी का हिंदुत्व किस तरह से आकार लेगा। हालांकि उन्होंने उसको बताया कि उन्होंने यहाँ नए ढंग से पैकेज किया है, लेकिन आगे चलकर वो क्या रूप लेगा वो इस चुनाव से फिर हमें दिखाई देगा। तो ये थी आज की बातचीत। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।